दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मलक्का स्ट्रेट के जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की और जानेंगे कि क्यों अब इंडिया को मलक्का स्ट्रेट में अपनी हेजेमनी इंश्योर करने के प्लान्स बना लेने चाहिए। मलक्का स्ट्रेट को चाइना का अकीलीज हील कहा जाता है, जिसे अगर डोमिनेट कर लिया जाए तो इंडिया इस रीजन में एक स्ट्रेटेजिक एज हासिल कर लेगा। चाइना इसे समझता है और इसीलिए फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनताओ ने मलक्का डायलमा नाम का टर्म कॉइन किया था। आज के वीडियो में हम चाइना के इसी मलक्का डायलमा को समझते हुए जानेंगे कि क्यों इंडिया मलक्का को यूज कर एक राइजिंग चाइना के एम्बिशंस को निस्तो नाबूद कर सकता है, कैसे इंडिया मलक्का स्ट्रेट में अपने डोमिनेंस को स्टैब्लिश कर एलएसी के अक्रॉस बढ़ते चाइनीज एग्रेशन का भी खात्मा कर सकता है, कैसे मलक्का स्ट्रेट एक एग्रेसिव चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस का टूल साबित होगा। ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मलक्का स्ट्रेट की जियोग्राफी और उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों मलक्का स्ट्रेट हिस्टोरिकली एक क्रूशियल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है। इटालियन एडवेंचर मार्को पोलो 1292 में इसका इस्तेमाल मंगोल एम्परर कुबलाई खान के कोर्ट से वापस लौटते वक्त किया था और 1400s में चाइनीज मिंग डायनेस्टी के एडमायरल जिंग ही ने इस रूट का इस्तेमाल अपने इंडिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट वॉयज के लिए किया था। आज 80,000 से ज़्यादा शिप्स हर साल यहाँ से पास होती हैं, जिसके थ्रू ट्रेड और ऑयल का ट्रांजिट होता है। ये रूट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया और चाइना से कनेक्ट करने वाला शॉर्टेस्ट रूट है। 1869 में सुएज कनाल के क्रिएशन ने भी इस रूट का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया, क्योंकि इसने यूरोप और फार ईस्ट के बीच की दूरी को आधा कर दिया। जो यूरोपियंस पहले साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप से घूमकर ईस्ट एशिया जाते थे, उनके लिए सुएज कनाल वरदान बना। जियोग्राफिकली मलक्का स्ट्रेट साउथ में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, नॉर्थ में मलेशिया और ईस्ट में सिंगापुर से घिरा हुआ है। ये एक नैरो स्ट्रेच है जो इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मलक्का स्ट्रेट के अलावा इस रीजन में कोई और स्ट्रेट नहीं है। इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा आइलैंड को सेपरेट करने वाला सुंडा स्ट्रेट यहाँ से 1086 नॉटिकल माइल्स पर है। ये मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करने का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता था और कॉलोनियल टाइम्स में डच इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते भी थे, लेकिन मॉडर्न शिप्स के लिए ये स्ट्रेट नेविगेबल नहीं है, क्योंकि मॉडर्न शिप्स काफ़ी बड़े होते हैं जिन्हें डीप वाटर्स और विंडर पैसेज चाहिए होता है। सुंडा स्ट्रेट एक मच नैरोअर और शैलोअर स्ट्रेट है एज कम्पेयर टू मलक्का स्ट्रेट, और इसीलिए यहाँ से नेविगेट करने में मॉडर्न शिप्स को काफ़ी परेशानी होती है। ये वजह भी मलक्का को क्रूशियल बना देती है। इसके अलावा मलक्का से लगभग 2400 नॉटिकल माइल्स पर लोकेटेड लोम्बोक स्ट्रेट भी एक क्रूशियल सी लेन है, जो इंडोनेशिया के बाली और लोम्बोक आइलैंड्स को अलग करता है। ये स्ट्रेट सुंदा स्ट्रेट से मच डीपर है और इसलिए यहाँ से लार्ज शिप्स का मूवमेंट ईजी है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स लोम्बोक को एक ऑल्टरनेटिव ऑफ मलक्का की तरह देखते हैं, इंक्लूडिंग चाइना। लेकिन फिलहाल इस स्ट्रेट पर काफ़ी डेवलपमेंट्स और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और ये स्ट्रेट ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ा देता है, दस इंक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मलक्का स्ट्रेट मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के पास होता है, जिसके चलते इस पर किसी एक देश का कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। लेकिन सुंदा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट्स सिर्फ इंडोनेशिया द्वारा घिरे हुए हैं और इसलिए इंडोनेशिया इन स्ट्रेट्स को बाकी देशों के लिए ब्लॉक कर सकता है अगर वो चाहे तो। इस वजह से भी मलक्का स्ट्रेट एक बेटर और सेफर ऑप्शन रहा है फॉर अ सी ट्रेड। खैर चलिए अब चाइना के मलक्का डायलमा को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इंडिया के लिए वरदान है और क्यों इंडिया को मलक्का डोमिनेंस के प्लान्स बनाने चाहिए। फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनताओ ने सबसे पहले 2003 में मलक्का डायलमा टर्म कॉइन किया। डायलमा का मतलब होता है दुविधा। दोस्तों मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए दुविधा इसलिए है क्योंकि चाइना अपने रैपिड इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के चलते आज दुनिया का लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टर है और यही फॉरेन एनर्जी पर डिपेंडेंस चाइना की दुविधा को जन्म देता है। चाइना आज लगभग 70% ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से चाइना का 80% एनर्जी इंपोर्ट यहीं से होता है। इसके चलते चाइनीज इकोनॉमिक पावर हाउस के
सस्टेनेंस में मलक्का स्ट्रेट शॉर्टेस्ट रूट के चलते सबसे क्रूशल चोक पॉइंट है। इसके अलावा चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए भी यह स्ट्रेट क्रूशल है। एक तो ग्लोबल ट्रेड का 70% ट्रेड आज ओशंस के पास होता है, जिसका 40% ट्रेड सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से जाता है। इतना ही नहीं, चाइना के अफ्रीका में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी मलक्का स्ट्रेट ही क्रूशल सी लेन है। लेकिन अगर कोई भी चाइना बाउंड शिप मलक्का स्ट्रेट से पास होती है तो उसे पहले वेस्ट में इंडियन टेरिटरी निकोबार आइलैंड के पास से गुजरना होता है और ईस्ट में सिंगापुर की विसिनिटी में लोकेटेड फिलिप चैनल और सिंगापुर स्ट्रेट के थ्रू एक पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में अगर इनमें से किसी भी देश ने इन पैसेजेस को ब्लॉक किया तो ये चाइनीज इकोनॉमी को पैरालाइज तक कर सकते हैं। ऐसे में इस नैरो पैसेज पर चाइना का मैसिव ओवर डिपेंडेंस और यहाँ से सिंगापुर जैसे अमेरिकन एलाई और इंडिया जैसे राइवल की जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी चाइना को इनसिक्योर बना देती है। इसी से जन्म होता है चाइना का मलक्का डायलमा। ऊपर से मलक्का के क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स में सुंडा स्ट्रेट का नैरोनेस और शैलोनेस उसे मॉडर्न शिप्स के लिए अनसूटेबल बनाता है और लॉम्बॉक स्ट्रेट और मकस्सर स्ट्रेट्स लंबे रूट्स होने के चलते लगभग $220 बिलियन पर ईयर तक कॉस्टली हो सकते हैं। इन्हीं वजहों के चलते शायद चाइना अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में है। कई एनालिस्ट मानते हैं कि चाइना का BRI के तहत CPEC और ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट मलक्का डायलमा का सॉल्यूशन खोजने की ही कोशिश है। इसके अलावा थाईलैंड के क्रास्थमस के अक्रॉस थाई कैनाल को लेकर चाइनीज इंटरेस्ट भी उसके मलक्का डायलमा को खत्म करने की जद्दोजहद लगता है। हालांकि सो फार इस कैनाल पर कोई खास प्रोग्रेस है नहीं। साथ में क्लाइमेट चेंज के चलते आर्कटिक एक पोटेंशियल सी रूट बनकर उभर सकता है और चाइना का पोलर सिल्क रूट या नदन सी रूट में इंटरेस्ट भी इसी मलक्का डायलमा के चलते है। तो दोस्तों, इससे ये बात साफ होती है कि कैसे मलक्का डायलमा इंडिया को एक क्लियर स्ट्रेटेजिक एज देता है जिसे यूज कर वो चाइनीज बुलिंग को काउंटर कर सकता है। चाइना के मलक्का डायलमा के अलावा मलक्का इंडियन सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए भी क्रूशल है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर में एक ऑफेंसिव चाइना अपनी हेजीमनी को स्टैब्लिश करने के लिए इंडियन ओशन को वॉर जोन बना सकता है। ऐसे में इंडियन ओशन एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन बनकर उभरेगा और चाइना मलक्का स्ट्रेट से ही इंडियन ओशन में आएगा। ऐसे में मलक्का पर डोमिनेंस चाइना को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी होगा। इसके अलावा इंडियन ओशन सदियों से इंडिया का होम वाटर रहा है, जहां इंडिया ने अपनी हेजेमनिक प्रेजेंस से फ्री और ओपन इंडियन ओशन इंश्योर किया है। चोला एम्पायर के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसने मेडवल टाइम में अपना कंट्रोल साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपैंड किया और मलक्का स्ट्रेट को भी कंट्रोल किया था। मॉडर्न इंडिया ने भी दशकों तक ये डोमिनेंस एंजॉय किया, जिसने न सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी को इंश्योर किया बल्कि यहाँ के बाकी छोटे देशों की भी। लेकिन एक राइजिंग चाइना इस स्टेटस को चेंज करने के प्लान्स में है और इसे काउंटर करना इंडिया की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थे कारण कि क्यों अब इंडिया को इस इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये इंडिया करेगा कैसे, आइए इस पर भी हम नजर डालते हैं। दोस्तों, मलक्का पर इंडियन डोमिनेंस की सबसे पहली कड़ी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर इंडिया की ओनरशिप। 572 आइलैंड से बना ये आइलैंड ग्रुप मलक्का स्ट्रेट के नदन पॉइंट पर लोकेटेड इंडोनेशियन आइलैंड सबांग से सिर्फ 200 किलोमीटर ही दूर है। ORF के डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी के हिसाब से ये आइलैंड इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी में लार्जली 3 रोल्स प्ले कर सकते हैं। पहला ये कि अंडमान का इस्तेमाल इंडिया एक एडवांस आउटपोस्ट बनाने में कर सकता है, जिसका इस्तेमाल मलक्का से पास होने वाले हॉस्टाइल व्हीकल पर नजर रखने के लिए होगा। दूसरा ये कि इन आइलैंड पर इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोपेल्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को स्टेशन कर एक डिटरेंस स्ट्रेटजी बना सकता है। तीसरा, ये आइलैंड ऐसे लॉन्च पैड हैं जहां से इंडिया वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपना पावर प्रोजेक्शन भी कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। इसके अलावा अगर अंडमान एंड निकोबार को मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर्ली फोर्टिफाई कर दिया जाए तो ये आइलैंड चेन ईस्ट वेस्ट चाइना मैरीटाइम मूवमेंट के लिए ट्रूली एक मेटल चेन बन सकता है। वैसे ही जैसे ईस्ट एशिया में चाइनीज कोस्टलाइन के पैरेलल लोकेटेड फर्स्ट आइलैंड चेन है, जिन्हें एडमायरल ल्यू हुआकिंग ने मेटल चेन कहा था। फर्स्ट आइलैंड में क्यूरिल आइलैंड, जापानीज आर्किपेलागो, ryukyu, ताइवान, फिलीपींस और बोर्नियो हैं, जिनमें मोस्ट कंट्रीज US एलाइज हैं और जो चाइनीज मेनलैंड को वेस्ट पैसिफिक से
ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे ही अंडमान एंड निकोबार का इस्तेमाल भी इंडिया एंटी एक्सेस या फिर एंटी डिनायल स्ट्रेटजी में कर सकता है, जहां वो चाइना को वॉर के वक्त इंडियन मेनलैंड से दूर रख पाएगा और उससे भी पहले वो मलक्का को ब्लॉक कर चाइना को इकोनॉमिकली पैरालाइज कर सकेगा। नो वंडर चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट अब मेटल चेन की संज्ञा अंडमान को भी देने लगे हैं। इसके अलावा अगर चाइना एलएसी में फर्दर इंसर्शंस करता है तो इंडिया भी मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ब्लॉकेट्स क्रिएट कर उसे स्ट्रिक्ट मैसेज दे सकता है और ये बता सकता है कि चाइनीज बुलिंग अब नहीं चलेगी। अंडमान एंड निकोबार में मिलिट्री इंफ्रा को इम्प्रूव करने के लिए गलवान क्लैश के बाद से ही वहां इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट्स को फास्ट ट्रैक कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से नॉर्थ अंडमान के शिवपुर में लोकेटेड आईएनएस कोहासा के रनवे को एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट्स को फास्ट ट्रैक किया था। इसके अलावा ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे में लोकेटेड आईएनएस बाज में भी रनवेज को 10,000 फीट तक एक्सटेंड करने के डिसीजंस लिए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में अंडमान के लिए 5,000 करोड़ का डिफेंस प्लान भी फाइनलाइज किया था। दोस्तों, अगर इंडिया मलक्का स्टेट में अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है तो उसे अंडमान के बियॉन्ड आसियान देशों की तरफ भी ध्यान देना होगा, स्पेशली इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की तरफ, जो मलक्का स्ट्रेट के चारों तरफ लोकेटेड हैं। इन कंट्रीज के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंप्रूव करना इंडिया में मलक्का एम्स के लिए क्रूशल है। इन्हीं एफर्ट्स के चलते पिछले कुछ सालों में इंडिया ने एक अनऑफिशियल नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के चलते इंडोनेशिया के सवांग पोर्ट और सिंगापुर के छंगी नेवल बेस का एक्सेस गेन किया है। जी हाँ, सबांग पोर्ट नदन सुमात्रा आइलैंड के पास ही है, जो मलक्का स्ट्रेट के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर है। इंडिया को इंडोनेशिया ने यहाँ एक डीप वाटर पोर्ट बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। साथ में इंडिया ने अपने नेवल शिप्स के रिफ्यूलिंग और रिपेयर के लिए भी इस आइलैंड का एक्सेस गेन किया है। इंडोनेशिया के साथ इंडिया के एज ओल्ड कल्चरल लिंकेजेस रहे हैं, जिन्हें यूज कर इंडिया सबांग के साथ साथ बाकी के एरियाज में भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकता है। इंडोनेशिया के पास भी इंडिया के साथ पार्टनरशिप इंप्रूव करने के लिए कई इंसेंटिव्स हैं। इंडोनेशिया के साथ चाइना का कोई डायरेक्ट डिस्प्यूट तो नहीं है, लेकिन चाइनीज 9 डैश लाइन इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को कट करती है, जिसके चलते इंडोनेशिया भी चाइनीज हेजेमोनिक प्रेजेंस से कहीं ना कहीं थ्रेटेंड फील करता है। इसके अलावा चाइना का इंडोनेशिया के साथ एक डिस्प्यूट इंडोनेशिया के नेट्यूना आइलैंड के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के वाटर्स को लेकर भी है, जो पिछले सालों में और ज्यादा बढ़ गया है। साउथ चाइना सी में हर रोज एग्रेसिव हो रहा चाइना इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है, जिसे काउंटर करना उनके लिए जरूरी है। इकोनॉमिकली भी आज साउथ ईस्ट एशिया के ऑलमोस्ट सभी देश चाइना पर ओवर डिपेंडेंट हैं, जिसके चलते ही चाइना एक रीजनली बुली की तरह बिहेव करता है। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि इंडोनेशिया इंडिया के साथ इकोनॉमिक स्फीयर में अपनी पार्टनरशिप्स को इंप्रूव कर इंगेजमेंट्स को बढ़ाए और अपने चाइनीज डिपेंडेंस को कम करे। इंडिया को भी अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सिक्योरिटी डोमेन में कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाना होगा और रीजन में अपनी मिलिट्री ड्रिल्स की फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव कर इंडियन ओशन में अपने दावों को तेजी से असर्ट करना होगा। इसमें इंडोनेशिया एक क्रूशल पार्टनर होगा। सिंगापुर की बात करें तो वो एक ट्रेडिशनल यूएस एलाई है और यूएस के साथ इंडिया क्वाड के तहत इंगेज कर रहा है। इस म्यूचुअल फ्रेंडशिप के चलते इंडिया और सिंगापुर भी इकोनॉमिक डोमेन के अलावा मिलिट्री डोमेन में भी क्रूशल पार्टनर बनकर उभर सकते हैं। सिंगापुर ने 2018 में ही इंडियन नेवी को मलक्का स्ट्रेट की विसिनिटी में लोकेटेड छंगी नेवल बेस को इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। साउथ चाइना सी से ट्रैवल करते हुए अब इंडिया यहां पर अपनी शिप्स को रिफ्यूल और रीआर्म कर सकता है। इंडिया और सिंगापुर के मिलिट्री रिलेशंस पहले से काफ़ी अच्छे रहे हैं। सिंगापुर की आर्मी और एयरफोर्स इंडियन फैसिलिटीज़ को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। अब ज़रूरत है तो सिर्फ इसकी कि कैसे इंडिया सिंगापुर को क्वाड में इंगेज करने के लिए ऑनबोर्ड कर सकता है। सिंगापुर का क्वाड के साथ एक्टिव एंगेजमेंट इंडिया के मलक्कन एम्स के लिए एक पॉजिटिव पुश होगा। दोस्तों, इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया के साथ भी इंडिया के एज ओल्ड कल्चरल लिंकेजेस हैं, लेकिन सिक्योरिटी डोमेन में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। इसलिए इंडिया को एक्टिवली मलेशिया को प्रायोरिटी देनी होगी और सिक्योरिटी डोमेन्स में अपने इंगेजमेंट्स बढ़ाने होंगे। इसके अलावा आज साउथ चाइना सी में बढ़ते चाइनीज एग्रेशन के चलते बाकी के आसियान कंट्रीज भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। ऐसे में इंडिया का पिछले सालों में आसियान देशों के साथ बायलेटरल और ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करना एक पॉजिटिव मूव है। एक वॉर लाइक सिचुएशन में ये इंडियन मिलिट्री के लिए आसियान देशों की मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करने में मददगार होगा।
सिंगापुर के साथ सिमवेक्स, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ सिटमेक्स और इंडोनेशिया के साथ कॉर्पेट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आसियान स्टेट्स स्पेशली सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया लार्जली प्रो इंडिया हैं। वियतनाम के साथ तो ऑलरेडी इंडिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, वो चाहे ONGC विदेश लिमिटेड का ऑयल एक्सप्लोरेशन हो या फिर मिलिट्री कोऑपरेशन थ्रू आर्म्स एक्सपोर्ट। वियतनाम इस रीजन में एक मेजर चाइनीज राइवल है अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स के चलते, जिसका इस्तेमाल इंडिया मलक्का डायलमा को एक्सप्लॉइट करने में भी कर सकता है। दोस्तों, इंडिया की इस पूरी स्ट्रेटजी में दो कंट्रीज मेजर चैलेंज बनकर उभरते हैं, जिनके साथ इंडिया और चाइना दोनों के ही रिलेशंस काफी डायनामिक हैं। ये देश हैं म्यांमार और श्रीलंका। म्यांमार के साथ मिलकर इंडिया ने जॉइंट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाए हैं। इसके अलावा 2017 में इंडिया ने एक रिफर्बिश्ड किलो क्लास सबमरीन को भी म्यांमार को सेल किया था। इंडिया म्यांमार में कालदान प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पर भी काम कर रहा है। लेकिन चाइना के रिश्ते भी म्यांमार के साथ काफी डीप हैं। चाइना ने म्यांमार में एक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन बिल्ड की है ताकि यूनान प्रोविंस को इंडियन ओशन से कनेक्ट किया जा सके। चाइना आज म्यांमार का मेजर मिलिट्री एड सप्लायर भी है, इंक्लूडिंग जेट फाइटर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और नेवल वेसल्स ट्रेड एक्सेट्रा। चाइना ने म्यांमार के सितवे पोर्ट के पास लोकेटेड क्याकप्यू पोर्ट को भी डेवलप किया है। लेकिन म्यांमार की अप्रोच से ऐसा लगता है कि वो सिनो इंडिया राइवलरी में खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सेफगार्ड करने में लगा है। ये बात इंडिया के लिए एक हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जब से म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है तब से वहाँ की जुंता गवर्नमेंट प्रो चाइना नजर आ रही है। इसलिए इंडिया के लिए ये मेजर डिप्लोमेटिक चैलेंज है कि कैसे वो म्यांमार को अपने फेवर में लाएगा या फिर एटलीस्ट ये इंश्योर करे कि वो न्यूट्रल रहे। म्यांमार का लोकेशन ऐसा है कि उसे चाइना इंडिया के अंडमान को काउंटर करने के लिए यूज कर सकता है और इसीलिए म्यांमार को मैनेज करना इंडियन मलक्का स्ट्रेटजी का क्रूशियल पार्ट होना चाहिए। इसके अलावा अपने मलक्का डायलमा को हैंडल करने के लिए चाइना ने श्रीलंका में भी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को यूज कर उसने हम्बनटोटा को 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट मलक्का स्ट्रेट एक ट्रैफिक का मेजर ट्रांसशिपमेंट हब है और इसीलिए ये भी मलक्का गेम में क्रूशल है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि श्रीलंका एक मेजर चाइनीज एसेट की तरह इंडियन ओशन में उभर रहा है, जिसका इस्तेमाल चाइना इंडिया के अगेंस्ट कर सकता है। लेकिन श्रीलंकन पॉलिसी काफी कंफ्यूजिंग रही है और क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसकी साइड में है। चेंजिंग गवर्नमेंट्स के साथ ये देखा जा सकता है कि श्रीलंका का फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशंस शिफ्ट होता रहता है। श्रीलंका के ट्रिंकोमली में इंडियन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और ये श्रीलंका की कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी को शो करता है। खैर, करंट श्रीलंकन गवर्नमेंट को लार्जली प्रो चाइना माना जा रहा है और इसीलिए सिचुएशन भी इंडिया की डिप्लोमेटिक स्किल्स का टेस्ट होगा, जहां उसे एटलीस्ट श्रीलंकन न्यूट्रलिटी को इंश्योर करना होगा। वैसे अगर इंडिया यूएस के साथ अपने कोऑपरेशन को इंक्रीज करे तो वो एक पॉसिबल श्रीलंकन चाइनीज थ्रेट को भी काउंटर कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका के साउथ में यूएस एक पावरफुल नेवल बेस ऑपरेट करता है एट डिएगो गार्सिया आइलैंड। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस जिसमें हमने ये जाना कि क्यों और कैसे आज इंडिया के लिए एक क्लियर मलक्का स्ट्रेटजी जरूरी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन और सुझाव हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।